आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंश नाथं नमामि रामं रघुवंश नाथं नमामि रामं रघुवंश नाथं श्रीराम 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 श्रीराम। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आगे के संचालन के लिए मैं हिमानिश धीमान को स्वागत करती हूं, जो आज के कार्यक्रम के संचालक हैं। रेत पर नाम तेरा किताब के पुस्तक विमोचन के मौके पे मौजूद तमाम अतिथिगण और अलग अलग जरिए से और दुनिया के अलग अलग हिस्से से इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे तमाम दोस्तों को सादर नमस्कार। तो दोस्तों, सियाने कह गए हैं कि एक अच्छा लेखक सिर्फ वही नहीं होता कि जो अलग अलग पहलुओं पे लिखे, पर एक अच्छा लेखक वो भी होता है जो एक ही पहलू को अलग अलग तरीके से लिखे। इन्हीं वाक्यों की एक बेहद खूबसूरत मिसाल है ये किताब रेत पर नाम तेरा और इनकी लेखिका डॉक्टर उषा श्रीवास्तव। वो घड़ी आ चुकी है कि जब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं रेत पर नाम तेरा किताब। सभी देख पा रहे हैं ये पुस्तक? जी, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। जी, हम लोग सब देख रहे हैं आप। जी, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। इधर आ जाइए। धन्यवाद। ऐसे समय के कारण पुस्तक की प्रति सबके पास नहीं है, इसलिए मेरे ही हाथों इसका विमोचन हो रहा है, जबकि मैं चाहती थी कि जो भी आज के अतिथिगण हैं उनके हाथ विमोचन हो। तो नहीं, हमारी उपस्थिति में हो रहा है। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद बहुत आवश्यक है पुस्तक के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो एक कवयित्री और लेखिका है और पिछले 20 वर्षों से सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए कार्यरत है। प्रवासी साहित्य में उनका विशेष योगदान है वहाँ के आदिवासियों की लोक कथाओं ड्रीम टाइम स्टोरीज का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसी प्रतिभा की धनी रेखा राजवंशी जी का आज के कार्यक्रम रेत पर नाम तेरा के पुस्तक विमोचन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सादर स्वागत है। बहुत नमस्कार आप सबको और जितने भी अतिथि हैं, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी को बधाई, और जितने हमारे सहवक्ता हैं, तेजन शर्मा जी, डॉक्टर ऋषभ देव, डॉक्टर अशोक अश्रु जी, डॉक्टर हरिकृष्ण जी, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी और श्री दादा राज जी, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो। सभी श्रोताओं को नमस्ते और हिमानिश थानिश बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने परिचित सबसे कराया। तो देखिए, सबसे पहले तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज डॉक्टर उषा श्रीवास्तव के काव्य संग्रह रेत पर नाम तेरा पुस्तक का विमोचन हो रहा है। सबसे पहले मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वे इसी तरह रचनाशील रहें और अनेकानेक पुस्तकों का प्रकाशन और लेखन करती रहें। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव को जितना मैंने समझा है और जाना है,
यही लगा है कि वे हिंदी साहित्य और शिक्षण को समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भारतीय मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति में अटूट आस्था रखता है। तो वे अपनी लेखनी की तूलिका से विभिन्न रंग बिखेरती चलती हैं और अपने काव्य संग्रह के माध्यम से रंगों से चित्रों को उकेरती हैं। इन चित्रों में, इन कविताओं में जीवन का हर रस है, हर विधा को उन्होंने छुआ है और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जीवन भरपूर जिया है। तो ये काव्य संग्रह उन्होंने सादर अपने ताऊ जी और माता पिता को समर्पित किया है। उनके अनुसार विचारों की उड़ान, आत्मा की आवाज और शब्दों का सार्थक संयोजन ही कविता है, जिसमें तुकबंदी, छंद, अलंकार का सुंदर मिश्रण होता है। उन्हीं की पंक्तियों से मैं ये शुरू करना चाहूंगी अपना वक्तव्य। कविता सूरज की सगाई, चांद का गुना है, दिल के पत्ते पर शबनम का बिछोना है, शमशीर है शेरों की, खिलौना है बालक का, शमशीर है शेरों की, खिलौना है बालक का, कविता भाव की सुई में शब्दों का पिरोना है। तो इतनी सुंदरता से कविता क्या है ये बताने वाली डॉक्टर उषा ने अपने जीवन के विविध पक्षों से जुड़े अनुभवों को इस संग्रह में समाहित किया है और कुल मिलाकर इसमें 108 कविताएं हैं। 10 खंडों में ये पुस्तक बटी हुई है। ईश वंदना से प्रारंभ होती है और आज इतना शुभ दिन है कि रामनवमी के दिन उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है और सरस्वती देवी की संस्तुति में वो सबका जीवन मंगलमय हो ऐसी कामना करती हैं। और ये सभी जो कविताएं हैं बहुत शुद्ध भाषा में लिखी गई हैं। इनकी गजलों और शायरी की जो विधा है उसमें कहीं कहीं उर्दू के शब्द हैं। दूसरे खंड में रिश्तों के विविध आयामों पर चर्चा है। उनकी कविताएं धीरे धीरे अनेक पड़ावों से गुजरती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। अनेक रस इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। भक्ति है, संयोग है, वियोग है, श्रृंगार है, विरह है, सब कुछ आपको इनकी कविताओं में दिखेगा। 9 रस, कहीं वे प्रकृतिवादी बन जाती हैं, कहीं कहीं छायावाद भी आपको दिखेगा और कहीं वो रहस्यवादी हो जाती हैं। भारतीय मूल्यों की दार्शनिकता है तो कहीं बचपन की अटखेलियां हैं। उनकी बचपन की बातों में रेत के घर हैं, गुब्बारों में भरा पानी है, बारिश है, कागज की कश्ती है, सर्कस है, कहानी है और वो कभी बचपन में लौट जाना चाहती हैं तो कभी उसे वापस लाना चाहती हैं। जैसे अपने बाबूजी को समर्पित कविता में लिखती हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, घोड़ा बन पीठ पर घुमाया, कांधे बिठा मेला दिखाया, गोद में अपनी प्यार से सुलाया, वो है मेरे बाबूजी। उनकी भावनाएं धीरे धीरे व्यापकता ग्रहण करती हैं। वे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे तक पहुंच जाती हैं, उसका समर्थन करती हैं। बेटी को पंख लगाकर सपने पूरे करने का भी उनका वो समर्थन देती हैं, साथ देती हैं और ये उनके जीवन में भी दिखाई देता है। जैसे उनके बेटी दामाद जब ऑस्ट्रेलिया आए तो उस समय भी उन्होंने अपनी कविताओं में इसी तरह का भाव उकेरा है। तो ये जो 10 खंड है, ईश वंदना, रिश्तों के विविध आयाम, शिक्षकों के प्रति आस्था, जीवन के रंग है, नव वर्ष का अभिनंदन है, प्रेम के विविध रंग है, त्योहार है, हास्य के विविध रंग है, कोरोना भी है और अंत में सब रंग है जिसमें गीत है, शरिकाएं, मुक्तक, गजल, शायरी, हाइकू, सभी कुछ है। तो उनकी हर कविता का भाव ये है कि हम अच्छा बने और जैसे वो कहती हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कोई दिखाई न दे पर शामिल जरूर होता है, खुदकुशी में भी कोई कातिल जरूर होता है। बड़ी आसानी से जीवन के ऐसे कटु सत्य को वो लिख देती हैं और जैसा मैंने कहा था कि परिवार, माँ बेटी के अलावा सच्ची दोस्ती और मित्रता के अर्थ भी, सच्चे अर्थ भी उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। ऐसा पवित्र रिश्ता जिसमें लेन देन की बाध्यता ना हो, निभाने की मजबूरी नहीं, मन से मन की दूरी नहीं। घर में सुख शांति का एक ही उपाय है, वे कि वो सबको समुचित सम्मान मिले, इस बात का समर्थन करती हैं। और आजकल के ऑनलाइन रिश्तों पर भी उनकी नजर है। रिश्तों में खिंचाव ऐसा आया कि रिश्ते रबर बैंड हो गए। तो इस तरह की बातें काव्य खंड में दिखाई देती हैं। शिक्षकों के प्रति जो रंग है जो उन्होंने भरे हैं अपनी कविताओं में, मिट्टी को कोहिनूर बनाते, असत्य हटा सत्य की सैर कराते।
तो वो अपने शिक्षकों के प्रति उनका जो सम्मान है ये देखने को मिलता है। जीवन के रंग में वो लिखती हैं, जीवन बस उतार चढ़ाव हार जीत की कहानी है। ये जिंदगी ये सच्ची है, बाकी सब फानी है, शेष सब फानी है। उनकी कविताएं जिंदगी के महत्वपूर्ण और को अर्थपूर्ण बनाने की बात करती हैं और वो चाहती हैं कि लोग अपनी जिंदगी को भरपूर जिए, एक अर्थ के साथ जिए और इस तरह उनकी यात्रा आगे चलती है। नव वर्ष के इन्होंने जो कविताएं हैं उनमें विश्व बंधुत्व का भाव है। जाति धर्म के झगड़े से हटकर वो चाहती हैं कि लोग मिलजुल के रहें। इस तरह प्रेम के रंग हैं। प्रेम के रंगों में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनके विचार बहुत व्यापक हैं। इसमें देश प्रेम देखने को मिलता है, नौजवानों का बलिदान भी दिखता है, सरहद पर उनकी कुर्बानी और आजादी को लेकर भी वो बहुत भावपूर्ण कविताएं लिखती हैं। तो हिंदी पर से भी उनको प्रेम है, देश से भी प्रेम है और ये प्रेम इस तरह व्यापक हो गया है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हिंदी के लिए उन्होंने लिखा, हिंदी है संस्कृत की प्यारी बेटी, बोली है इसकी मीठी मिश्री जैसी। और उनकी जो शीर्षक है कविता है रेत पर तुम्हारा नाम, एक अच्छी हस्ताक्षर कविता है। उन्होंने लिखा है, रेत पर तुम्हारा नाम लिख पाता नहीं क्योंकि वह वहां टिक पाता नहीं, और लिख चुके हम तुम दिल की गहराई में, मेरा नाम तुम्हारा नाम। तो इस तरह से उनके कविताओं को अगर आगे भी देखें तो विभिन्न प्रकार की जो कविताएं हैं वो जिंदगी के फलसफे को बयान करती चलती हैं। वो कहती हैं जैसे कहीं बजती शहनाई, कहीं गम का मातम, ये कैसा है जिंदगी का आलम। जैसे मैंने कहा छायावादी स्वर हैं, तो इनकी एक कविता मैंने पढ़ी, जो प्रातः हमें उठाता है, संध्या होते ही छिप जाता है, वो कौन है, वो कौन है। तो यहाँ देख के उनकी ये कविता मुझे जयशंकर प्रसाद की याद आ गई। अंत में मैं उनकी 2 पंक्तियों के साथ इस अपने वक्तव्य का समापन करती हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मुझे पता है आप लोग सभी गुणी वक्ता उनके काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। जिंदगानी धूप छांव का खेल है, जिंदगानी धूप छांव का खेल है, कभी खुशियों की धूप तो कभी परेशानियों की रेलम पेल है। तो इस तरह उनकी कविताओं के बहुत कुछ समेटा है, बहुत कुछ सहेजा है, जीवन के अनुभव है, खट्टे मीठे कड़वे सब तरह के, देश के प्रति प्रेम है, जिज्ञासा है। ये सब देख के पढ़ के पूरा काव्य संग्रह मुझे अच्छा लगा और मुझे आशा है इसी तरह, ये तो शुरुआत है, बहुत सारे काव्य संग्रह लिखेंगी। उसी आशा और नाम के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। नमस्ते। बहुत आभार, आपने तो पूरी पुस्तक को ही समेट लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो दोस्तों आइए अब इस कार्यक्रम को आगे ले जाता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा को, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययनशाला के प्रोफेसर रह चुके हैं एवं हिंदी भाषा संरचनावली, मालवी भाषा और साहित्य पर और न जाने कितने ही अन्य विद्याओं पर 30 से अधिक ग्रंथों का संकलन एवं संपादन किया है। मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा को कि वो आए और इस किताब पे अपने विचार साझा करें। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण वेब फलक पर हमारे बीच जिनका कि यह पहला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हमारे बीच आया है, रेत पर नाम तेरा। इस पटल पर मौजूद श्रीमती रेखा राजवंशी, डॉक्टर उषा उपाध्याय, वर्षों पूर्व हम लोग उज्जैन में मिले थे, उनके विश्वविद्यालय में भी हम लोग की चर्चा होती रही है। गुजरात में अहमदाबाद में बहुत महत्वपूर्ण काम वे कर रही हैं। गुजराती की सशक्त लेखिका, अनुवादिका और समालोचिका हैं। डॉक्टर श्री तेजेंद्र शर्मा लंदन से हमारे बीच जुड़े हैं, डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा हैदराबाद से, डॉक्टर अशोक अश्रु आगरा से, डॉक्टर हरिकृष्ण परेशान बेंगलोर से, श्री राश दादा राश बेंगलोर से, सुंदर सूत्र संचालन जो कर रहे हैं ट्रू ड्रीमस्टर हिमानिश धानिशा। और इस पटल पर मैं देख रहा हूं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इसरो के साथ जिनका गहरा नाता रहा है, डॉक्टर श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं और मीनाक्षी जोशी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत सारे आत्मीय और पारिवारिक जन भी यहाँ पर इस पटल पर जुड़े हुए हैं।
मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और चूंकि उषा जी से एक विशेष जो संबंध है मेरा, वो यह कि इन्होंने मेरे ही मार्गदर्शन में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और आपने बहुत ही दुरूह विषय पर काम किया, और विषय इस प्रकार का था कि दक्षिणी भाषाओं से अनुदित जो कथा साहित्य है उसका हिंदी के विस्तार में क्या योगदान रहा है, और विशेष तौर पर कंटेंट एनालिसिस के साथ उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ यह कार्य किया था। तो वे परिश्रमी हैं, अध्यवसायी हैं, और निरंतर अपने आप को मांझती और संस्कारित करती रहती है। इस दृष्टि से मैं उन्हें बधाई दूंगा, क्योंकि एक बहुत सुंदर अवसर पर, रामनवमी के इस पावन अवसर पर उनका यह जो संग्रह आया है, यह बहुत महत्व का है। यह जो संग्रह है, इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे रंग हैं। जैसे जीवन के विविध रंगों की एक झांकी यदि हमें पाना है तो इस संग्रह को पढ़ जाए। और ये भी मैंने पाया कि विषय वस्तु की विविधता के साथ साथ शैली और शिल्पगत विविधता के दर्शन भी इस संग्रह में होते हैं। मुझे लगता है कि आपने ऐसी कोई साहित्यिक विधा नहीं है जिसको आपने एक तरह से अपने आप को जिसके माध्यम से तराशा नहीं है। और उसके कारण यह हुआ है कि इसमें हाइकू भी हैं, इसमें गजलें भी हैं, मुक्त छंद भी है, इसमें गीत भी हैं, लय से अलय की पूरी कहानी भी है इसके अंदर, पैरोडियां भी आपने की हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी रूप हो सकते हैं साहित्य के, उन सबको आपने कहीं ना कहीं अपनी इन रचनाओं के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। जब मैं इस संग्रह से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आप जो हैं वो रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है, और बार बार आप भारतीय जो शाश्वत मूल्य दृष्टि है, रिश्ते सभी निभाते थे, आपस में रूठते मनाते थे, पैसा चाहे कम था, जीवन में ना कोई गम था, मकान चाहे कच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे, चारपाई पर बैठते थे, पास पास रहते थे। तो एक प्रकार से एक नॉस्टैल्जिया भी आपके अंदर है, एक अतीत राग है। और यह जो अतीत राग है यह अनायास नहीं आता, इसके पीछे कहीं न कहीं जो रचनाकार है उसका अपनी मिट्टी से, अपने संस्कारों से और अपनी उस पारिवारिक मूल्य व्यवस्था के साथ कहीं न कहीं जो रिश्ता होता है वह उसके माध्यम से प्रकट होता है। आपकी रचनाएं जो हैं वो चाहे गुरुजन करते कमाल, तो गुरुओं के प्रति गहरी आस्था है, लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आके रखते मन डरता, ना हो पाता पूरा कोई अभियान, शिक्षा से ही ज्ञान घट भरता, गुरुजन करते कमाल। तो भारतीय जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा है, और स्वयं ईश्वर को भी जब आवश्यकता पड़ती है अपने आप को प्रकट करने की, तो वह स्वयं ही गुरु बन जाता है, वह स्वयं ही शिष्य बन जाता है। आप देखें कि मैं जिस भूमि में बैठा हूँ, महर्षि सांदीपनि की भूमि है यह, और कृष्ण जो है वो जब युवावस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते हैं तो कहा जाता है कि आप जाएं और महर्षि सांदीपनि के चरणों में बैठ करके और शिक्षार्जन करें। तो आप देखिए कि कितना अद्भुत स्वरूप है भारतीय संस्कृति का, कि वही गुरु है, वही शिष्य है, और वो जब एक बार अंगीकार कर लेते हैं तो उसके बाद तो विश्व गुरु बन जाते हैं, योगेश्वर बन जाते हैं, गीता का उपदेश वे देते हैं। तो तात्पर्य है कि हम जिस अनादि ज्ञान परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बार बार मूर्त करते आए हैं, उसको आपने बहुत सुंदर ढंग से कहा है। इस संग्रह की जो शीर्षक रचना है, रेत पर नाम तेरा, ये बहुत कुछ कहती है। रेत पर जो भी हस्ताक्षर हैं, रेत पर जो भी हम लोग अंकित करते हैं, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। वो चाहे सागर की रेत हो, चाहे वो मरुथल की रेत हो, नदी तट की रेत हो, लेकिन रचनाकार की ये चेष्टा है कि वह व्यापक जो रचनाओं का संसार है उसके बीच अपने हस्ताक्षर छोड़ती है। रूठो ना मुझसे प्रिय तुम,
समुद्र तट पर घूमते हुए, सागर सा गहरा प्यार हमारा, मिलती न जिसकी थाह और किनारा। गिर जाता है किनारे बना रेत घर, जैसे फिसल जाती है मुट्ठी की रेत, इसलिए रेत पर नाम तेरा लिख पाता नहीं, क्योंकि वहां यह टिक नहीं पाता है। तो इतनी मार्मिक अभिव्यक्तियां जो है वो आपकी रचनाओं के माध्यम से प्रस्फुटित हो रही हैं। आपने जिस दौर में हम लोग हैं, और मैंने अभी उषा जी से कहा भी था कल, क्योंकि मैं स्वयं अभी एकांतवास में हूँ इस समय, कोरोना संक्रमित होने के बाद पहले अस्पताल रहा और अब घर में हूँ। तो यह जो दौर है ये अजीबोगरीब, बड़ा विचित्र प्रकार का दौर है। और तेजेंद्र शर्मा जी चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं, ताकीद करेंगे इस बात को, क्योंकि वे स्वयं यूके में इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से संवेदनाएं छींचती जा रही हैं, किस तरह से जो 2 गज की दूरी है वो ऐसा लग रहा है कि मीलों मीलों की दूरी होती चली जा रही है। और इस दौर में समस्त जो समुदाय है वो गहरे अवसाद, आशंका, तमाम प्रकार के भय, अनुत्साह से भरा हुआ है। और उसके बीच में भी रचनाकार किस तरह से अपनी बात को कहता है। तो प्रकृति, कोरोना और हम, आपकी यह रचना बहुत महत्व की है। सूरज, चांद, सितारे, सुबह सांझ सकारे, उगते ढलते रहते हैं, हवा, पानी, धूप, बारिश भी हर दिन आते जाते रहते हैं। पेड़, पशु, पक्षी भी अपनी क्रियाएं नित्य दिन रात करते रहते हैं। नन्ही गुड़िया माँ से बोली, क्यों यह सब घर से बाहर जाते हैं? क्यों यह कोरोना से नहीं डरते हैं? क्यों इन्हें कोई रोकता नहीं? क्यों यह अपने मम्मी, डैडी और टीचर का कहना मानते नहीं? बहुत सुंदर मार्मिक अभिव्यक्ति। अभी कल मैं अपने मकान के ऊपर वाले हिस्से में हूँ, एकांतवास में, और परिवारजन अलग अलग कक्षों में, वे भी कहीं न कहीं इस पीड़ादायी अनुभव को अपने पूरे आनंद के साथ ले रहे हैं। आनंद भी है, पीड़ा भी है। तो मैंने देखा कि 2 बच्चे यहाँ बगल से, यद्यपि पूरा कर्फ्यू है यहाँ पर, लेकिन 2 बच्चे साइकिल पर निकलते हुए जा रहे थे और बात कर रहे थे, अरे देखो वो वहां पर एक स्टॉपर लगा हुआ है पुलिस का, और वो जो है वहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव है। तो आप देखें कि चिड़िया हैं, तमाम प्रकार के पशु पक्षी हैं, वनस्पति है, वो अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य ने जिस तरह से प्रकृति पर कहर ढाया, तो प्रकृति भी एक नए रूप में कहर ढाने के लिए खड़ी हुई है। क्यों यह कोरोना से नहीं डरते हैं? क्यों इन्हें कोई रोकता नहीं? क्यों यह अपने मम्मी पापा और टीचर का कहना मानते नहीं? माँ पड़ गई असमंजस में, बात तो उसकी अपने हिसाब से सही है। फिर कुछ सोचकर बोली, जैसे डॉक्टर, जवान और सफाई कर्मचारी, टीवी रेडियो वाले सभी अपनी ड्यूटी कर हमारा इलाज, सहायता, रक्षा कर रहे हैं, हमारी परेशानी दूर कर रहे, हमें सही सूचना दे रहे, वैसे ही यह भी अपनी ड्यूटी पर है। तो जो तितलियां हैं, जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, जो तमाम प्रकार के कीट पतंग है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति पर आपने जिस तरह से निरंतर हावी होने की कोशिश की, तो कोरोना या इस प्रकार की विभीषिकाएं आने वाले समय में आनी ही है। और अंत में इसी तरह यह भी घर बैठ गए तो दिन रात नहीं होंगे, सभी काम गड़बड़ हो जाएंगे, हम लोग यह बात करने के लिए नहीं बचे। तो कोरोना के इस दौर में भी बहुत मार्मिक अभिव्यक्तियां आपने की हैं, और मैं यह कामना करता हूं कि आपका यह जो विविध वर्णी जो काव्य संग्रह है, ये आने वाले समय में न केवल लोगों के द्वारा इस पर प्रतिसाद मिलेगा, वरन इस पर आने वाले समय की इबारत भी लिखी जाएगी। मैं आपको हृदय से बहुत बधाई और बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आप और श्रीवास्तव जी भी चूंकि यहाँ मौजूद हैं, आप दोनों का आतिथ्य जो है, सत्कार मैंने बेंगलोर में आपके घर पर पाया है, उसी घर में आप बैठी हुई हैं। तो मैं यह कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार स्वस्थ, सानंद, दीर्घायुष्य और रचनामय जीवन के साथ हम सभी को सुंदर सुंदर रचनाएं देती रहेंगी। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। आभार। आपने अस्वस्थता के बावजूद भी मेरा अनुरोध स्वीकार कर अपनी शुभकामनाएं हार्दिक धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जिन्हें दावत देना चाह रहा हूँ, डॉक्टर तेजेंद्र शर्मा। अगर इनके सम्मानों और रचनाओं की बात की जाए
तो वो सूची बहुत ही लंबी है। ख्यात लेखक हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि साहित्य जगत का कोई अगर हस्ताक्षर है तो वो डॉक्टर तेजेंद्र शर्मा है। इनकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। आप सादर अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित। उषा जी को बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे अच्छी बात इस कविता संग्रह की ये है कि कवि को मालूम है कि उसके लिए कविता क्या है। वो किताब के शुरू में बता देती है कि मेरी नजर में कविता विचारों की उड़ान, मन के भाव, आत्मा की आवाज, शब्दों का सार्थक संयोजन है। तुकबंदी, रस, छंद एवं अलंकारों का सुंदर सम्मिश्रण है एवं मानसिक अनुभूतियों का पद्य रूपांतरण है। तो जब कवि को ये मालूम हो कि कविता क्या है, ऐसे बहुत कम लोग हैं आजकल मॉडर्न युग में जो कविता लिख रहे हैं और जो जानते हैं कि उनके लिए कविता क्या है, क्योंकि अधिकांश लोग आजकल विचार को कविता कहते हैं। तो हम जब उषा की ये किताब देखते हैं, रेत पर नाम तेरा, तो हम पाते हैं कि उषा ने अपनी इस संकलन को 10 खंडों में विभाजित किया है और वो ईश वंदना से शुरू करती हैं, फिर रिश्तों पे आती हैं और रिश्तों के बाद शिक्षा पे आती हैं, शिक्षकों के बारे में बात करती हैं, फिर जीवन के रंगों की बात करती हैं और जितने नए सालों पर कविताएं लिखी हैं उन नए सालों की कविताएं भी हमारे सामने पेश करती हैं। प्रेम के विविध रंग, त्योहारों के रंग और हास्य के विविध रंग। और मासूम इतनी है कि अपनी पैरोडियां भी इसमें शामिल कर लेती हैं कि देखिए मैं इस तरह की हंसी भी लिखती हूँ, तो मेरी फिल्मी पैरोडी भी आप पढ़ के हंसी। तो मैं इस मासूमियत पे बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इसने कोई ये परवाह नहीं की कि मैं तथाकथित साहित्य लिख रही हूँ। उसने कहा मैं जो लिख रही हूँ मैं परोस रही हूँ। और आजकल जो माहौल चल रहा है कोरोना का, उसमें बहुत सारे पहलू कोरोना के उठाए हैं उषा ने। हालांकि ये देखा है हमने कि उषा की जितनी कविताएं हैं वो कोरोना के पहले चरण की कविताएं हैं और उसके बाद किताब छप गई। तो मुझे पक्का विश्वास है कि अब जो दूसरा चरण ये देख रही हैं और जिसमें प्रधानमंत्री की दाढ़ी छोटी से बड़ी हो गई है, उस पर जरूर उसकी एक हास्य कविता आएगी दाढ़ी पर कि किस तरह लग रही है आजकल। तो कोरोना के रंग के बाद वो सब रंग की कविताएं हैं जिसमें सरदार पटेल भी हैं। एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जो प्रेम को लेकर या रिश्तों को लेकर जो कविताएं हैं, जो प्रेम के विविध रंग हैं, उनमें सबसे ज्यादा कविताएं फौजियों को लेकर है, जवानों को लेकर है। तो जो देश प्रेम है वो उषा की कविताओं में खासा उभर के आता है और ये बहुत सुकून देने वाली बात है, क्योंकि आजकल जब से कविता बाएं हाथ से लिखी जाने लगी है तो देश प्रेम वहां से गायब हो गया है। अगर आपको याद करना पड़े कि देश प्रेम की लास्ट कविताएं कब लिखी गई थी, तो वो आपको सिनेमा में मिलेंगी, क्योंकि सिनेमा की डिमांड है कि उसमें वो कविता लिखनी है। तो मैं बता रहा था कि मैंने ये नोट किया कि आपने देश प्रेम पर बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं और ये हमारे कवियों के लिए एक अच्छा संदेश भी है कि भाई अगर आप देश प्रेम की भावना को दिल से निकाल देंगे तो हमारा हाल वही होगा जो आपने अपनी कविता मेरा क्या जाता है में लिखा है। किसान अन्न ना उगाए, पुलिस चोर न भगाए, जिम्मेदारी कोई न निभाए, चोरी डाका रोज का किस्सा हो जाए, सड़क पगडंडी पर कीचड़ मच जाए, बच्चे उस कीचड़ से नहाएं, फंसे गाड़ी, गिरे वृद्ध बच्चे हड्डियां तोड़वाएं, मेरा क्या जाता है, ये एटीट्यूड रखा हुआ है। और फिर आप कहती हैं कि देश के नफे नुकसान को जब तक हम अपने से नहीं जोड़ेंगे, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ेंगे, घोड़े बेचकर सोएंगे, तो जल्द ही सब कुछ तबाह हो जाएगा। दुख के बादल मंडराएंगे, कोई चैन से जी ना पाएगा, तब ना कहना कि मेरा क्या जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी खूबसूरत पहल है। इतने विषयों पर, इतने मुद्दों पर, इतने खंडों में खूबसूरत कविताएं लिखी हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन हालात में इससे ज्यादा बोलने की स्थिति में हूं नहीं। तो उषा, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पहुंचा। मैंने कहा था विश यू ऑल द बेस्ट और ये प्रोग्राम बहुत सफल हो और कभी दोबारा से जुड़ेंगे तो अच्छी तरह बैठ के घर से बात करेंगे। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी भूमिका निभाई, इसके लिए मैं कहने के लिए शब्द नहीं। बहुत बहुत हार्दिक आभार सर। तो दोस्तों, अब आइए इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उनका ताल्लुक गुजरात से है। वो एक वरिष्ठ कवयित्री, आलोचक एवं अनुवादक है और अब तक उनकी 40 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर उषा उपाध्याय किसी भी तरह के परिचय की मोहताज नहीं है।
साहित्य क्षेत्र में वो एक बहुत ही बड़ा और जाना पहचाना नाम है। उषा जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप इस पुस्तक के बारे में अपने विचार साझा करके हमें अनुग्रहित करें। मेरा नमस्कार। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी उषा जी को। हम दोनों का नाम एक है, लेकिन हम दोनों ने भारत का एक दक्षिणांचल और एक पश्चिमांचल संभाले हुए बैठे हैं हम लोग। सबसे पहले उषा जी की जो पहचान हुई थी वो भी दक्षिण भारत की एक लेखिका के रूप में हुई थी। आज यहाँ पर शैलेंद्र जी अभी उन्होंने अपने विचार रखे, बधाई दी है। मुझे खुशी है कि सालों पहले उज्जैन में उनसे मुलाकात हुई थी, वो उनको आज भी याद है। मैं बहुत खुश हूँ कि उनको मेरी और मेरे कामों की इस तरह से याद है। और तेजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अभी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है राष्ट्रभक्ति और सैनिकों को लेकर, अभी जिन्होंने अपने विचार रखे, शुभकामनाएं दी, ऐसे सिडनी से रेखा राजवंशी जी, हैदराबाद से जो जुड़ने वाले हैं ऋषभदेव शर्मा जी, आगरा से अशोक अश्रु जी, बेंगलोर से डॉक्टर हरिकृष्ण परेशान जी, बेंगलोर से ही श्री राश दादा राश, और जो बहुत अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हैं ऐसे हिमानिश जी, सभी को सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहती हूँ मेरा। और ये जो काव्य संग्रह है रेत पर नाम तेरा, ये काव्य संग्रह जैसे उन्होंने 108 कविताएं पसंद की है। आज रामनवमी का दिन है और ये दिन भी कुछ सोच के ही उन्होंने पसंद किया होगा। जब 108 कविताएं, न तो 111 ली है न तो 101 ली है, उन्होंने 108 कविताएं पसंद की है इस संग्रह के लिए। तो मुझे लगता है इसके पीछे भी अपनी जो माला है, नाम जप करते हैं 108 के मोती जो पिरोते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति और राष्ट्रप्रीति की एक बड़ी मनोहर काव्य माला यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। इस काव्य संग्रह में मुझे 3 बातें बहुत ही पसंद आई। जैसे अभी जिक्र हुआ है, उन्होंने हर एक विधा में लिखा है। उन्होंने हाइकू भी लिखे हैं, पैरोडी भी लिखी है, सांप्रत पर भी लिखा है, उन्होंने छंद मुक्त कविताएं भी दी है, गजल और शेरो शायरी भी उन्होंने दी है। लेकिन मुझे इस उनकी कविताओं में जो सबसे ज्यादा छू जाने वाली बात लगी है, उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है, उनकी कविता की ही ये पंक्ति है जिसमें उन्होंने कविता के बारे में वो क्या सोचते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रकट किया है। और जिसमें वो कहते हैं कि जो भाव है, तो भाव की सुई से शब्दों के मोती को पिरोना है। तो ये भाव की सुई से शब्दों के मोती को पिरोने की जो बात है, इसमें भाव का जो महिमा उन्होंने किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कविता है सिर्फ विचार से नहीं बनती है, वो संवेदन से, भाव से, भावनाओं से बनती है। अगर जैसे कि हम जानते हैं कि महाकवि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना जो की थी, तो क्रौंच वध को देखकर उनके मन में जो भावनाएं उमड़ उठी, उसी की वजह से रामायण की रचना हुई थी। तो भाव का महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता के सृजन में अगर भाव सामर्थ्य नहीं है, भाव संपृक्त रचनाएं नहीं है, तो वो सिर्फ शब्दों का एक आयाम बन के रह जाती है। वो कविता हमारे हृदय को छूने वाली नहीं बन पाती है। तो कविता के बारे में और कवि के रूप में उषा जी बहुत ही स्पष्ट है। वो जानती है कि कविता में किसका महिमा है, और वो ये भी जानते हैं आज के समय में हम सब उसमें से गुजर रहे हैं। मैं भी कोरोना से कुछ दिन पहले ही मुक्त हुई हूँ और अभी कल ही टीकाकरण करवाया है और उसकी एक इफेक्ट में से भी अभी गुजर रही हूँ। तो हमारा जो जीवन है हम जानते हैं क्षणिक है, एक बुदबुदे के समान है। उन्होंने लिखा है अपनी कविताओं के इस संकलन का शीर्षक लिख दिया है उन्होंने, रेत पर नाम तेरा। तो ये रेत पर नाम का होना, ये जो क्षण भंगुरता है, वो चाहे रिश्तों की क्षण भंगुरता हो, चाहे मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता हो, या फिर परिवर्तनशील परिस्थितियां हो, उनके पास
अपना एक मौलिक नजरिया है, ये इनकी कविताओं से गुजरते हुए तुरंत हमारे ध्यान में आता है। मुझे सबसे बड़े जो उनके अच्छे काव्य, मतलब जो बात मुझे छू गई उनकी कविता में, वो है भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी जो चाहत है, उनका जो लगाव है। और कविता में बहुत ही हृदय स्पर्शी रूप से उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति का आलेखन किया है। उन्होंने, जैसा कि अभी अभी बताया गया था, 10 खंडों में इनका ये काव्य संकलन विभाजित है, जिसमें ईश वंदना से प्रारंभ हुआ है। देखिए, ये ईश वंदना करना काव्य संकलन के आरंभ में, ये भी अपनी धरती से जुड़े हुए होने का एक प्रमाण है। साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है, उसका महिमा भी इसमें हम देख सकते हैं। उनकी एक कविता में वो लिखते हैं, बहुत ही मुझे पसंद है उनकी ये कविता, हमारी संस्कृति क्या से क्या हमारे देश में परिवर्तन आ गए हैं। मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, लेकिन जिक्र करूंगी कि नेपाल में जब जाना हुआ था तो मैंने देखा था कि वहां पर सही हिंदुस्तान आज भी जी रहा है। जो भारतीय परंपराएं जिसे हम कहते हैं, वो आज भी नेपाल में बरकरार है। और हम यहाँ पर पश्चिम की ओर मुंह मोड़कर पश्चिमी जीवन शैली को अपना के खुश होने के नाकाम प्रयास कर रहे हैं। खुश होने के नाकाम प्रयास, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि जो अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं वो कभी सही मायने में पनप नहीं पाते हैं, खुश नहीं रह पाते। तो उन्होंने हमारी संस्कृति काव्य में लिखा है कि हर परिवार में डाला जाता था प्रतिदिन चींटी के लिए आटा, कबूतर चिड़िया का दाना, गौशाला के लिए घास, भिखारी के लिए भोजन। हर परिवार में बनती थी प्रतिदिन रोटी, गौमाता, कुत्ते, बिल्ली की। हर परिवार में रखा जाता था प्रतिदिन पशु पक्षियों के लिए पानी, आगंतुक के लिए जल साथ गुड़ की डली, अतिथि के लिए 12 मास रहती थी भोजन निवास की व्यवस्था। और आज क्या हालात है कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो 12 मास ये व्यवस्था रहती थी। परिवार से भेजा जाता था हर महीने मंदिर के लिए सीधा एवं प्रति शनिवार को तेल। और कहाँ से आता था ये सब, कैसे परिवार में से आता था? लिखते हैं, सब कुछ निकल आता था उस घर से, ये सब कुछ निकल आता था उस घर से जिसमें विलासिता के नाम पर था, वैभव के नाम पर था। एक टेबल पंखा, ट्रांजिस्टर, कुछ घरों में साइकिल। इतनी कम वस्तुओं के बीच जीने वाले हमारे पूर्वों, उन्होंने कितना कुछ लोगों के लिए किया है, कितना कुछ समाज के लिए दिया है। ये जिक्र हमारी संस्कृति का उन्होंने जो किया है, हृदय को छू जाने वाला है। और आगे चल के इसी काव्य के अंत में वो लिखते हैं, मगर आज सामानों से भरे घर में, तो इक्का दुक्का चीजें पहले घर में थी, आज सामानों से घर भर गया है। मगर आज सामानों से भरे घर में नहीं निकलता कुछ भी सिवाय लड़ने की कर्कश आवाजों। तो हृदय छोटा हुआ है, सोच छोटी हो गई है, और इस छोटी सोच में संघर्ष और विलासिता के बिना और कुछ बचा नहीं है। इसका जिक्र उन्होंने बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से किया है। उनके कई काव्यों में भारतीय संयुक्त परिवार, भारतीय सामाजिक परिवेश, कौटुंबिक परिवेश, इसका भी बहुत हृदय छू जाने वाला आलेखन है। अभी व्हाट्सएप का जमाना है, और उन्होंने एक कविता में नानी, दादी और पोती के बीच का एक संवाद रखा है, जिसमें पोती पूछती है दादी को कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, लेकिन इसमें ग्रुप कितने हैं? और दादी कहती है हौले से कि एक ये वाला ग्रुप है, एक वो वाला है, एक वो वाला है, वो वाला है। और फिर बाद में कहते हैं कि जरा देख के बताती हूँ कि कितने ग्रुप है, और गिनती में तुम्ही से करवाऊंगी। और पोती कहती है हाथ जोड़ के कि दादी मान गई, आप दादी है और मैं पोती हूँ, सच में आप मेरे से बड़े हैं। तो ये सांप्रत समय को लेकर भी उन्होंने जो उस कविता में और अन्य कविताओं में भी जो प्रस्तुति की है, इसमें भारतीय परिवार जगत, भारतीय पारिवारिक संवेदनाएं, उसका उन्होंने आलेखन किया है और उसका महिमा उन्होंने किया है। सांप्रत को लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कविताएं लिखी है। जैसा कि अभी कहा गया था, तेजेंद्र जी ने
जिक्र किया था कि कोरोना को लेकर उन्होंने कविताएं लिखी है। उन्होंने रंग शब्द प्रयुक्त किया है। हर एक जो पेटा विभाग है इसके लिए रंग, जैसे कि रिश्तों के विविध रंग है, फिर या तो उन्होंने जो शीर्षक दिया है तो उसमें उन्होंने लिखा है जीवन के रंग, प्रेम के विविध रंग, त्योहारों के रंग, हास्य के विविध रंग। तो ये रंग शब्द भी उन्होंने जो पसंद किया है बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही सूचक है, क्योंकि जीवन है वो अनेक रंगों का एक इंद्रधनुष है। 7 रंग का नहीं, अनेक रंगों का एक इंद्रधनुष है। शैलेंद्र जी ने जैसे कि अभी बताया कि कोरोना ग्रस्त है, परिवार के सब लोग अलग अलग कमरे में हैं, पीड़ा तो है लेकिन साथ ही साथ आनंद भी वो महसूस करते हैं। ये जो जागृति है, जीवन के हर रंग का स्वीकार करना और उसमें कुछ न कुछ हकारात्मक सकारात्मक देखना महसूस करना, ये इनकी कविताओं में है। मैं और ज्यादा कहने से अपने आप को रोकना चाहूंगी, लेकिन एक बात जिसका जिक्र तेजेंद्र जी ने अभी अभी किया, राष्ट्रभक्ति और सैनिकों का महिमा। उन्होंने लोक पुरुष सरदार पटेल के बारे में भी लिखा है और सैनिकों के बारे में भी लिखा है। संक्षेप में कहे तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रीति और पारिवारिक भारतीय परंपरा के अनुसार जो पारिवारिक परिवेश है, इसका महिमा गान इनकी कविता में जगह जगह पर हमें मिलता है। बिल्कुल ऊपरी स्तर का नहीं है, वो बहुत ही गहराई से लिखी गई संवेदनाएं हैं, तो हमारे हृदय को स्वाभाविक रूप से छू जाती है। मैं उषा जी को इस बड़े ही मनोहर काव्य संकलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन देती हूँ, और इनकी कलम से भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले और बहुत सारे काव्य हमें प्राप्त होंगे, ऐसी मनोकामना भी व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अधिक आभार उषा जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने मेरे काव्य संकलन की चर्चा की, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, इस खूबसूरत चर्चा के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाह रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। ये पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष रह चुके हैं उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के। ऐसे वरिष्ठ और प्रतिभावान हिंदी साहित्यकार के चमकते सितारे ऋषभदेव शर्मा का आइए हम सब मिलके हार्दिक स्वागत करते हैं। आज यहाँ पे उपस्थित ना होना उनका कारण उनकी हेल्थ है, तो आइए हम अपनी दुआओं में उन्हें याद करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और फिर कभी हमारे साथ जुड़ सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले वक्ता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है डॉक्टर अशोक अश्रु। इनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो ये रहेगा कि ये 1976 से आगरा में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है और 1972 में आगरा कॉलेज आगरा में हिंदी सभा के सचिव रहे। आप पुस्तक पर अपनी समीक्षा एवं वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर अशोक अश्रु। ठीक, सर्वप्रथम तो मैं इस संग्रह की रचनाकार उषा जी को असीम मंगल कामनाएं देता हूं, और इस कार्यक्रम से जुड़े अतिथि श्री ऋषभदेव शर्मा जी, डॉक्टर उषा उपाध्याय जी, श्रीमती रेखा राजवंशी जी, राज दादा राज और डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी और डॉक्टर हरिकृष्ण परिजान जो कि हैदराबाद से हैं, सभी का अभिनंदन। ये जो संग्रह जो हमारे सामने है, रेत पर नाम तेरा, तो रेत पर नाम तेरा जो शीर्षक है वो सार्थक इसलिए है कि मनुष्य का जो प्रारंभ और अंत केवल रेत होती है, और जो कुछ उसका मिलना होता है अंत में रेत हो जाता है, और जो कुछ रह जाता है नाम रेत पे लिखा हुआ रह जाता है जो हम जीवन के अंदर कमाते हैं। तो ये रेत पे नाम तेरा इस रूप में बहुत ही सार्थक है। ये जो इसका प्रकाशन किया है ट्रू ड्रीम स्टार जो है उसके प्रकाशक हैं। ये पुस्तक 173 पृष्ठों के अंदर है। इस पुस्तक का मूल्य 199 रुपए रखा गया है। तो आवरण देखते हैं तो आवरण के सामने समुद्र है, समुद्र के किनारे रेत है, और वहां पर गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में एक झांकती हुई जो कि समुद्र के अंदर मोती माणिक मूंगों की चमक ढूंढ रही है, या उगते ढलते सूरज की किरणों से अटखेलियां कर रही हो। कहा जा सकता है कि रेत पर तेरा नाम का आवरण कभी मन की अनगिन संवेदनाओं का दर्पण है। उषा जी ने जो अब तक का सृजन किया, विभिन्न समय पर किया, जो भी रचनाएं रची, तो उन्होंने उन सबको प्रथम
संग्रह में स्थान दिया। इसीलिए इस कविता संग्रह के अंदर जीवन के विभिन्न रंग जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कवित्री के इस काव्य संग्रह में 10 जलधाराएं हैं जो ईश वंदना, रिश्तों के विविध रंग, शिक्षकों के रंग से होती हुई और सब रंग तक पहुंचती हैं। इसका प्रारंभ 20 पृष्ठों में ईश वंदना से हुआ है और ईश वंदना के अंदर श्री गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, हंस वाहिनी, बरदे, श्री कृष्ण भजन, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय को अपने शब्द समूहों से अर्पित किया। तो ये कहने का तात्पर्य इतना है कि ये लेखक जो है, ये रचनाकार जो है, ये भारतीय जो संस्कार हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति है, उससे भी पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। इनके अंदर जो ईश्वर हैं वो रचे वसे हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर 20 पृष्ठ इसके लिए दिए। इससे आगे बढ़ते हैं तो रिश्तों के विविध रंग जो हैं, समाज के अंदर जो कुछ भी आदमी जीता है, चलता है, तो बिना रिश्तों के वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो रिश्तों से अलग हट जाए तो उसका जीवन तो शून्य है। रिश्तों से बंधकर ही आदमी जीवन जीता है और जीवन का अर्थ भी रिश्तों, समाज किसे कहते हैं, समाज भी सामाजिक संबंधों का जाला होता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन रिश्तों से बंधा हुआ होता है। तो आपने जो रिश्तों के विविध रंग उकेरे हैं, तो उसमें उनकी जो रचना है, दादा दादी का प्यार, नाना नानी का दुलार, चाचा बुआ की तकरार, भाई बहन की लड़ाई, खाना जी भर मिठाई, करनी छोटों की पिटाई, पाना सबका प्यार, जीवन था कितना गुलजार। तो मतलब ये जो उनके मन से ये जो शब्द निकले, ये शब्द वो बचपन में जो हमने रिश्ते जिए हैं, आज तो बहुत परिवर्तन आ गया, लेकिन जो उस रिश्तों की बात, उस मीठी, उस सुगंध की बात कर रही हैं जो हम लोगों ने रिश्ते जिए थे, जहाँ दादी का, बाबा दादी का घर, नाना नानी का घर, बुआ चाची ताई, मतलब पुस्तक भी इन्होंने अपनी जो समर्पित की है ताऊ जी को, बाबू जी को, माता जी को की है। तो ये सब बातें क्या हैं? ये सब बातें इनके मन से जो निकला हुआ जो मंथन है भावों का, जो रिश्तों का मंथन है, तो उसमें रिश्तों के रंग में इन्होंने उस बात को उकेरा है। उसके बाद आपके जीवन के जो 32 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में गए हैं, जब शिक्षा के क्षेत्र में गए तो शिक्षा पर तो बात जरूर होगी। तो आपने शिक्षक को लेकर लिखा है कि माँ बाप से भी जिसका ऊंचा नाम होता है, माँ बाप से भी जिसका ऊंचा नाम होता है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहकर जिसका गौरव गान होता है, मेरे देश में शिक्षक का ऐसा आदर सम्मान होता है। तो ये शिक्षक के लिए उन्होंने अपने मन की बात उकेरी। तो कवित्री की मतलब कह रही है कि जीवन में शिक्षक जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। हम देखते हैं कि हमारी रामायण देखें, वो देखें, गुरु का उसमें पूरा वर्णन हर हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, गुरुकुलों का वर्णन मिलता है, किस तरह से माँ शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो ये मन की गहराइयों में से निकला हुआ जो नवनीत है, वो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर उकेरा है। इसके आगे जब जीवन के रंग चलते हैं तो उसमें वो कहती हैं, मुझसे मेरी जिंदगी जवाब मांगती है, उम्र भर के कर्मों का हिसाब मांगती है। तो ये आदमी की सोच हो कि आदमी सोचे कि उसकी जिंदगी उसके कर्मों का जवाब मांग रही है। अगर ये विचार प्रत्येक मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य तो फिर क्या कहने, वो तो भी संस्कारवान स्वतः हो गया। अगर वो इन चीजों को सोचेगा, इन चीजों पर देखेगा, इनका मंथन करेगा, तो ये कवित्री की सोच है। फिर इस पर जो आगे चलते हैं तो इनकी जो कविता शीर्षक है, रेत पर नाम तेरा, तो ये प्रेम के विविध रंग जो है, इनका खंड 10 खंड है। 10 खंड में से जो प्रेम के विविध रंग में इन्होंने इस कविता को रखा है, रेत पर नाम तेरा। तो उसमें लिखा है आपने, रूठी ना मुझसे प्रिय तुम, रूठी न मुझसे प्रिय तुम, समुद्र तट पर घूमते हुए, सागर सा गहरा प्यार हमारा, मिलती थी न जिसकी था और किनारा। तो ये है रेत के ऊपर जो इन्होंने रेत पर नाम तेरा का जो शीर्षक से रचना लिखी। 10 विविध खंडों से होते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं तो रेत पर नाम तेरा अंतिम खंड आता है इनका सब रंग। सब रंग पर पहुंचते हैं तो इसमें क्षणकाएं हैं, मुक्तक है, शायरी है, साथ साथ में अंत में आपने इसमें हाइकू भी दिए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो आपका ये रेत पर तेरा नाम संग्रह है, इसमें काव्य के विविध रंग हमें इसमें देखने को मिलते हैं। रोको ना पग, बढ़ो देश खातिर, करो विकास। दूसरा देखिए, वाद विवाद हो जाता अनर्थ, न करो व्यर्थ।
और देखिए कम हो रही देश में दिनों दिन भारतीयता। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। नागरिक का तात्पर्य ही ये है कि वो राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। तो उषा श्रीवास्तव की कविताओं में क्या है, विविधता के साथ इंद्रधनुषी रंग, संवाद, धर्मिता, भावों में एक प्रकार की कृष्णानुकूलता, आश्चर्य, विस्मय और व्यंग हास्य की खूबियों से भरपूर है। इसमें आपने हास्य की भी बात की है, व्यंग की भी बात की है, और यहाँ तक कि वो अपनी पैरोडी जो आपने लिखी है उनको भी इस संग्रह के अंदर ले लिया है। अच्छा देखिए, प्राचीन काल में तो कविता में छंद अलंकारों की बहुत जरूरत रहती थी। उसमें मतलब बिना छंद मुक्त कविता तो होती ही नहीं थी, लेकिन आज इसमें छूट मिल गई है, स्वतंत्रता है कि आदमी इनसे बाहर निकले। इसलिए सभी एक, अच्छा इन्होंने जो कविताएं रची हैं, मतलब कोई 1 साल पहले की, 2 साल पहले की, मतलब जितनी समय के अंदर इन्होंने लिखी, तो विविध विविध समय के अंदर जो रचनाएं लिखी, इसलिए इनकी रचनाएं अलग अलग मूड की हो गई, अलग अलग देश काल की हो गई, और छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ी से बड़ी बात कहने की कोशिश की है। आपकी जो रचनाएं हैं सब सहज और सरल भाषा के अंदर है, कहीं मतलब क्लिष्टता की तरफ नहीं गई हैं। उसका परिणाम ये है कि ये अधिक से अधिक पाठकों के अंदर पहुंचने में महारत रखती हैं। इस प्रकार इनका एक सफल प्रथम जो है सफल प्रयास है। और मैं अपनी बात की समाप्ति करूंगा इन 4 पंक्तियों से। मैंने लिखा है सागर तट की रेत पर नाम तेरा, मैंने लिखा है सागर तट की रेत पर नाम तेरा, मैंने किया है हृदय सुमनों से श्रृंगार तेरा, 10 खंड इस बंदना से सब रंग तक की दुनिया, 10 खंड इस बंदना से सब रंग तक की दुनिया, मुझे मिला है इस भू पर यशस्वी उपहार तेरा, यशस्वी उपहार तेरा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः मंगल कामनाएं उषा जी को। धन्यवाद। आपने पूरी काव्य की बहुत अच्छी समीक्षा की। हार्दिक आभार। अब आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब जो मुरादे खास है वो है डॉक्टर हरिकृष्ण सक्सेना। साहित्य जगत में ये अपने उपनाम परेशान से मशहूर है। इनका बेंगलोर के चर्चित साहित्यकारों में अग्रणी स्थान है। इन्होंने ही रेत पर नाम तेरा पुस्तक का मंतव्य लिखकर अपना आशीर्वाद दिया है। आप ससम्मान अब मंच पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले वक्ता की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म नाम है रास बिहारी सहाय। जीना चाहता हूँ मरने के बाद के संस्थापक चेयरमैन है। इनके नाम से सभी सुपरिचित हैं। इनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। ससम्मान आप पुस्तक पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आमंत्रित हैं। राश दादा, राश सर। मैं बड़ा ध्यान मग्न होकर सुन रहा था एक एक वक्तव्य को, एक एक बातें को। ये इतना वजन लेके ये सारी चीजें आ रही थी कि मैं भाव विवल हो रहा था। और मेरी यात्रा, मैं ये बता दूं कि 30 साल कारावास में बीती। मैं सजा याफ्ता कैदी रहा। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, और ये मेरे शैशव काल से ही हुआ। जब मैं बच्चा था, मेरी पैदाइश ही जेल में हुई और 35 साल लगभग जेल में बीता। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैं जेल के एक उच्च अधिकारी का बेटा था। तो यहाँ से मैंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। मुझे कई बार जेल के अंदर जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं, वो चूंकि घर में काम करते थे, ऐसी परंपरा थी, ऐसा कुछ विधान था, तो उनसे कई लोगों से मिलने का मौका मिला। तो मुझे कई बातें उन लोगों की पता चली, जिसमें एक बात ये थी, किसी ने कहा कि मेरा कोई गुनाह नहीं है और मैं सजा काट रहा हूं जेल के अंदर। सही बात है, ऐसा कई उदाहरण, कई बातें मेरे सामने आई। तो उसी समय से मेरी यात्रा ये दर्शन की तरफ निकल गई, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि जीना चाहता हूं मरने के बाद। आज उषा जी के विषय में मैं क्या कहूं, मैं भाव विवल हो जाता हूं। और जितनी रचनाएं मैंने देखी और सभी व्याख्या में सुन रहा था, उसमें मैं यही कह सकता हूं कि रेत पर नाम तेरा एक ऐसी चेष्टा है उषा बहन की, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी भावों की व्याख्या की, अपनी संवेदनाओं को परोसा है, रखा है। और इसलिए मैं कहता हूं उनके लिए 2 पंक्तियां ये। कलम का रथी हूं मैं, लाऊं सवेरा, ख्वाहिश है मेरी मिटाऊं अंधेरा। इन पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करता हूं आज, ज्यादा कुछ कहे बिना, क्योंकि बाकी सारी व्याख्याएं हो चुकी हैं और बहुत अच्छा लगा। बहुत विस्तार से एक एक कविता को व्याख्यात किया गया है। मैं
ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि इन्होंने अपनी भावनाओं के स्याही से इस तरह से वर्णित किया है कि अंश को अपनी इस पुस्तक के, जिस पर जो व्याख्याएं सामने आई वो अद्वितीय हैं। मैं शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा आपके इस पुस्तक के लिए। और ये मैं समझता हूं कि ये बड़ी मतलब एक विचित्र और अजीब सी पुस्तक है, बिल्कुल जो एक चल रही है विधाएं उससे अलग हटकर कई विधाओं को समेटता हुआ। इसलिए मैं कहता हूं ये जो इनकी व्याख्या है, इनकी कविताओं में इनकी वेदना है, ये हम सबके हृदय तक पहुंची। और मैं समर्पित करता हूं उपयुक्त पंक्तियों से कलम के इस महारथी को, जिनकी साहित्यिक व्यंजना से हम सभी, खासकर मैं तो पूर्व परिचित रहा हूं, क्योंकि कई बार इनसे जुड़ने का, सुनने का मौका मिला है जब से बेंगलोर में आया हूं। आपने अपनी लेखनी में कविता के विभिन्न विधाओं को जिस बारीकी से छुआ है वो बहुत ही वंदनीय है। जहाँ एक और क्षणिकाएं और मुक्तक के अविस्मरणीय स्वाद हैं, वहीं शायरी, गजल एवं हाइकू की महक भी है, किसी खूबसूरत बागीचे की तरह, जिसमें बेला भी है, चमेली भी है, गुलाब के भी महक हैं। उषा जी का व्यक्तित्व उनकी लेखनी का आईना है। आप साहित्य एवं समाज को समर्पित हैं, ऐसा मैं समझता हूं। इस पुस्तक में आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश वंदना, विश्व के विविध रंग, शिक्षक, जीवन के रंग, प्रेम के विविध स्वरूप का एवं हास्य के भी अनेक रूपों से हमें परिचित कराया। उसमें आनंद की अनुभूति दी। आपने कोरोना काल के भटकाव को भी बड़ी सहजता से परोसा है। आपकी व्यथा आपकी पुस्तक में प्रलक्षित है। मैं 4 पंक्तियों के साथ बात का यहीं समाप्त करूंगा अपनी, और वो पंक्तियां हैं कि कलम की जबानी करम की बात लिखेंगे, कलम की जबानी करम की बात लिखेंगे, महबूब की चाहत में गीता कुरान लिखें, बहुत जो लिखे तो महताब लिखे। लेकिन अंतिम पंक्तियां गौर करेंगे कि अंधेरों में बैठकर आफताब लिखे। तो हम जिस अंधेरे में बैठे हैं, वहां से उषा श्रीवास्तव ऐसी विदुषी ही आफताब की कल्पना कर सकती हैं, और वो आफताब हम आपको सबको परोस सकती हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इन चंद शब्दों के साथ। और आपको समर्पित करता हूं 4 पंक्तियां कि रख दी सारी किताबें सहेज कर दराज में, रख दी सारी किताबें सहेज कर दराज में, जिंदगी खोल कर पढ़ता हूं, जिंदगी खोल कर पढ़ता हूं, जमाने ने जो पन्ने पलटे वो सबक याद करता हूं। आपको बहुत बहुत एक बार फिर बधाई उषा जी। ऐसे ही आपकी दूसरी पुस्तक की भी हम सभी को प्रतीक्षा रहेगी। इस तरह से खूबसूरत पुस्तक आप लिखें और हम तक ये पहुंचे ताकि हम उसको ऑफलाइन पढ़ सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदना। बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज आपका आशीर्वाद मिल गया, आपका आशीर्वाद रहा तो अवश्य कुछ संभव होगा। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत सुंदर शब्दों में मुझे अपना स्नेहाशीष प्रदान किया। हार्दिक आभार। तो अब यह कार्यक्रम उस मुकाम तक पहुंचा है जहां हमें आज के विमोचन कार्यक्रम की मेजबान एवं काव्य संग्रह रेत पर नाम तेरा की लेखिका और कवयित्री का हार्दिक स्वागत करना है। मेरी मुराद है डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी कि वो आए और अपने काव्य संग्रह की यात्रा और अपने विचार इस किताब के बारे में हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव। धन्यवाद हिमांश, नमस्कार, सादर नमन और हार्दिक अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन, साहित्यकार एवं उपस्थित स्वजन, परिजन, मित्रजन, सभी को रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक आभार। तो जैसा कि मुझे अपने पुस्तक के बारे में 2 शब्द कहने हैं, तो वैसे काफी कुछ कहा जा चुका है। सभी जो भी साहित्यकार आज आमंत्रित हैं और उन्होंने जो मेरी पुस्तक के बारे में चर्चा की है, काफी कुछ उसके बारे में कह चुके हैं। फिर भी अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश करूंगी। तो सर्वप्रथम तो आप सभी का आशीर्वाद मिलने से मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। आपका हार्दिक आभार। आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर हरिकृष्ण परेशान जी ने इसका मंतव्य लिखा है। राजदादा, डॉक्टर अशोक अश्रु
और डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी ने शुभकामनाएं दी हैं पूर्व में ही, और आज तो मुझे आप सभी की शुभकामनाएं एक साथ मिल रही हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो ये काव्य संग्रह पर चर्चा हो रही है, तो जो रेत पर नाम तेरा काव्य संग्रह है, मैंने इसमें जो 108 कविताएं या रचनाएं इसमें प्रस्तुत की है, उसमें मैंने विविध विधाओं पर लिखने की कोशिश की है, विविध विषयों पर लिखने की कोशिश की है, और सभी के जीवन को इस काव्य संग्रह के माध्यम से छूने की कोशिश भी की है। तो जो जैसा कि आप में से कई ने चर्चा भी की कि 10 काव्य खंडों में विभाजित है, तो इसी में मैंने सर्वप्रथम ईश वंदना, फिर जीवन के विविध पहलुओं को छूने की कोशिश भी की है। इसमें बचपन, माता पिता, परिवार, समाज, शिक्षक, भाषा, देश प्रेम, जीवन में संस्कृति का महत्व, स्त्री विमर्श, भाषा, देश प्रेम, हास्य व्यंग, जीवन दर्शन, करुणा आदि को समाहित करने की मैंने इसमें कोशिश की है। और इसमें जो भाषा की विविध विधाएं हैं, उसमें भजन, कविता, गीत, मुक्तक, शायरी, गजल, हाइकू आदि के माध्यम से मैंने अपने मन के भावों को प्रकट करने की कोशिश की है। इस काव्य संग्रह में आपको, मेरा ऐसा मानना है कि ये काव्य संग्रह आपको बचपन की मीठी यादों से गुदगुदाएगा, तो कहीं माता पिता एवं परिवारजनों की यादें आपको रुलाएंगी। इस संग्रह के माध्यम से ने युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति से अवगत कर और उसमें भारतीय मूल्य जगाने की मेरी कोशिश रही है। आशा है आप इस संग्रह की रचनाओं को पढ़कर स्वयं को इससे जोड़ पाएंगे। अपने इस काव्य संग्रह को आपके समक्ष प्रस्तुत कर मैं आपसे इसकी समीक्षा और उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा रखती हूँ। आशा है मुझे समय समय पर आप सभी का उत्साहवर्धन, आप सभी की समीक्षाएं, आप सभी की प्रतिक्रियाएं अवश्य मिलती रहेंगी। मैं इसमें से एक दो रचनाएं, वैसे तो आप जब स्वयं पढ़ेंगे आप ज्यादा इसको अपने आप से जोड़ पाएंगे। एक दो रचनाएं जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि माँ का हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, वही हमें इस दुनिया से परिचित करवाती है। तो माँ पर एक रचना प्रस्तुत है। माँ शब्द बहुत छोटा है, माँ शब्द बहुत छोटा है, पर अर्थ उसका अंतरिक्ष भी विस्तृत है। कोई इसे नाप नहीं सकता। दुनिया के लिए हम बेशक कुछ नहीं, दुनिया के लिए हम बेशक कुछ नहीं, पर हम हर माँ के लिए पूरी दुनिया है, इसे कोई समझ नहीं सकता। मोतियों से भरा समंदर माँ, मोतियों से भरा समंदर माँ, लहरों का उतार चढ़ाव माँ, उम्मीदों से भरा शहर माँ, ठहरी झील सा गांव माँ, उम्मीदों से भरा शहर माँ, ठहरी झील सा गांव माँ, शुभकामनाओं की लड़ी माँ, आशीषों की जड़ी माँ। बच्चों एवं परिवार के लिए समर्पित जो दिन रात, बच्चों एवं परिवार के लिए समर्पित जो दिन रात, बदले में चाहे थोड़ा सा प्यार और सम्मान। उंगली पकड़कर सिखाती है, भूखी रहकर पेट भर खिलाती है। जो गिरे कभी आंसू हमारे, जो गिरे कभी आंसू हमारे, बदले में समंदर बहाती है। हर पल खुशी देती है माँ, सबको जीवन देती है माँ। करो पूजा प्रतिदिन उनकी, करो पूजा प्रतिदिन उनकी, ईश्वर को भी जन्म देती है माँ, ईश्वर को भी जन्म देती है माँ। मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, माँ के कदमों में ही के तले ही जन्नत होती है। माँ के बिना सब जग सूना, माँ के सुख से हो जाता दूना। हे माँ क्यों रोता हमको छोड़ गई, हे माँ क्यों रोता हमको छोड़ गई, तन मन से हमको तोड़ गई। किस बात की मिली सजा, क्यों हमसे तुम मोड़ गई। आज माँ को पिछले काफी वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनकी याद हमें रुलाती है। माँ जन्मदात्री, पिता जीव आधार, धरा गगन मेल से रचता अद्भुत संसार। गजब कुदरत की माया, पल में लुट जाए सर्वस्व,
जब उठ जाए सर से माता पिता का साया, माँ से लगता यह जग अपना, वरना सब हो जाता सपना। माता पिता बच्चे के बिछड़े ना, बाकी किसी के रूठे ना। अगली कविता मेरे पिताजी को, मेरे बाबूजी को समर्पित है। बाबूजी की मधुर यादें। भुला न पाएंगे कभी इस जीवन में आपकी निश्चल हंसी और सादगी। भुला न पाएंगे कभी इस जीवन में आपकी निश्चल हंसी और सादगी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बाबूजी आपकी, मधुर याद बाबूजी आपकी। आपके आदर्श करते पथ प्रदर्शन, आपके आदर्श करते पथ प्रदर्शन, अब बस यादों में और तस्वीरों में दर्शन। साथ आपके चली गई वह आशीर्वाद की छाया, साथ आपके चली गई वह आशीर्वाद की छाया। छिन गई क्रूर काल के हाथों जो थी बहुमूल्य माया, जो थी बहुमूल्य माया। कैसे भुला सकते हैं हमने अमृत तुल्य प्यार जो आपसे पाया। कामना यही बना रहे सदैव हर बच्चे पर, कामना यही बना रहे सदैव हर बच्चे पर। माता पिता का साया, माता पिता का साया। तुमसे ही सुबह शाम बाबूजी जन्म जन्मांतर बेटी मन आऊं। दिल में बस यही अरमान बाबूजी चरण रज माथे से लगाऊं। आपकी महिमा निश दिन गाऊं। बच्चों को देकर आपके संस्कार अपना जीवन सफल बनाऊं। ईश्वर का वरदान बाबूजी, भुला न पाएंगे इस जीवन में आपकी निश्चल हंसी और सादगी। बार बार याद आती है मुझको मधुर याद बाबूजी आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर उषा जी, और बहुत भावपूर्ण। आप अपने माता पिता को लेके एकदम भावुक हो गई, कोई भी हो जाता। नहीं, बहुत खूबसूरती से आपने काव्य पाठ किया है। इसी बीच में देख पा रहा हूँ काफी श्रोतागण भी हमारे बीच मौजूद है, तो अगर कोई भी श्रोतागण अपने विचार प्रस्तुत करना चाहे या शुभकामना देना चाहे तो वो दे सकते हैं। श्रोतागणों के लिए एक खास सूचना ये है कि वो अपनी बात रखने के लिए 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय ना हो। कोई श्रोतागण अगर चाहता है तो आके अपने विचार प्रकट कर सकता है। उषा जी नमस्ते, मैथिली बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते, शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ आपको इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर। बहुत भावपूर्ण कविताओं का संकलन है, पता चल रहा है। पुस्तक लेंगे, हाथ में आ जाएगी पुस्तक, तो काव्य संकलन जब हाथ में आएगा तो उसका आस्वादन और बढ़ेगा। मैं क्या कहूँ, आज तक मैंने तो इतनी हिम्मत की नहीं है कि 2-4 शब्द लिख दूँ कहीं पर, यहाँ वहाँ। कहीं पत्रिकाओं में, जर्नल्स में, शोध पत्रिकाओं में आलेख जरूर लिखे हैं और भाषणबाजी काफ़ी किया है, लेकिन आज तक इतनी हिम्मत और इतना धैर्य नहीं जुटा पाए हैं कि कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को इस प्रकार से हम प्रकाशित कर सकें। और इस दृष्टिकोण से आपने एक बहुत महत्तर योगदान दिया है साहित्य के प्रति। कहते हैं ना, समय की रेत पर निशान छोड़कर चलने वाली बात जो है आपने की है। इस पुस्तक को, इस काव्य संकलन को प्रकाशित करते हुए अवश्य यह एक आपकी माता का ही आशीर्वाद होगा जो आपने आज इतना बहुत बड़ा कदम उठाया है अपने जीवन में। बहुत ही प्रेरणादायक कार्य है ये हम जैसे लोगों के लिए। और मैं भी अभी बैठूंगी आपके इस काव्य संकलन से थोड़ी सी प्रेरणा हासिल करते हुए मैं भी कोशिश करूंगी कुछ लिखूं और कुछ प्रकाशित करूं। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर व्याख्याताओं ने हमारे सामने रखा है। सृजन की जो प्रक्रिया होती है उसके विषय को लेकर बहुत अच्छा लगा सभी के व्याख्यानों को सुनते हुए। अद्भुत समय मेरा यहाँ पर बीता है, बहुत ही प्रतिफलित हुआ है मेरा यह समय आज जो मैंने यहाँ पर बिताया है। और आशा करती हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र एक और इसी प्रकार का संकलन फिर से विमोचित हो। मैथिली जी, आप अपने क्षेत्र में विशिष्ट है। कविता ने सही, गद्य तो आप अच्छा लिखती हैं जिसकी मुझे जानकारी है। हार्दिक आभार। उषा जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं इतना सब कुछ पूरा देखकर मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, बिकॉज मेरे पास उतनी भाषा की वोकैबुलरी भी नहीं है। बट रियली रेत पर नाम तेरा, ये जो शीर्षक है इस पुस्तक का, यही इतना ज्यादा मीनिंगफुल है। मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये आजकल के टाइम में
जो हमारा पैंडेमिक है इसमें भी हम देख रहे हैं कि हम सभी लोगों का मतलब ये मानव जीवन कितना क्षण भंगुर हो गया है। और मैंने उसको इसी रूप में लिया है कि जैसे हम जाते हैं सी बीच पे भी और देखते हैं रेत पर, हम छोटे छोटे बच्चे भी जो ऐसे अपना ड्राइंग्स वगैरह बनाते रहते हैं, एक टाइड आता है और एक लहर आती है और उसको कैसे वॉश ऑफ कर देती है। तो मैंने और हस्बैंड अनिमेश ने भी दोनों ने ही मतलब इसके शीर्षक से ही इतना हमने मीनिंगफुल, हम वही बातें कर रहे थे जब तक आपका ये प्रोग्राम नहीं देखा था कि मतलब इसके अंदर कितना कुछ, मतलब कितना भाव है और कितना। आपको बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि इस पुस्तक को मतलब आपकी जो इतनी बहुमूल्य रचनाएं हैं इनका पूरा एक मीनिंगफुल, एक पूरा आनंद लें, इसको रियली अपने हाथ में लेकर और पढ़कर। तो क्या, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हम इसी आशा से कि आप हमें हमारे लिए इसी तरह बहुत ही दिल को छू जाने वाली कृतियां प्रस्तुत करती रहेंगी। थैंक यू सो मच। आभार, आपने बहुत सुंदर शब्दों में आपने व्यक्त की है अपने भाव। तो ये श्रोतागण में मौजूद कुछ शख्सियतें थी जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, इसी बीच में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे बीच इस कार्यक्रम में डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी के कुछ परिवारजन भी मौजूद हैं। एक एक करके उन्हें आमंत्रित करूँगा कि वो आएँ और अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा लेखिका डॉक्टर उषा श्रीवास्तव के बड़े भाई श्रीमान राजेंद्र श्रीवास्तव जी को कि वो आएँ और अपने विचार प्रकट करें। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं हमारी छोटी बहन उषा श्रीवास्तव की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हुए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है कि वह इस तरह की अनवरत सृजन करती रहें और साहित्य काश में अपना विशिष्ट स्थान एवं पहचान बनाएं। हम सबकी ओर से इस काव्य संग्रह के लिए हम सभी की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। वह उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वह उसका दूसरा प्रकाशन हमें प्रस्तुत करे और हम उस पर कुछ बोल पाएं। धन्यवाद। कामनाओं के लिए चरण स्पर्श और हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं अवश्य कुछ कर पाऊंगी, उसके लिए आप सभी का आशीर्वाद और प्रेरणा बहुत आवश्यक है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा लेखिका के छोटे भाई श्रीमान रविंद्र श्रीवास्तव जी को कि वो आए और अपने विचार प्रकट करें। हाँ, अभी शायद वो अवेलेबल नहीं है, शुरुआत में थे, किसी कारण से शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर NK श्रीवास्तव जी को कि वो आए और हम सभी के साथ अपने विचार साझा करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतना अच्छे से इस पुस्तक की समीक्षा की और हमारा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए सबको धन्यवाद। एक्चुअली हमको इस बात का, इनकी किताब ये लिख रही थी पिछले कुछ महीनों से, पर ये एहसास नहीं हुआ था कि ये इतने अच्छे काव्य के रूप में प्रस्तुत होगी। पर अब इसको देख के लगता है कि इनने बहुत अच्छा काम किया है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सराहा है, तो आप सबका धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि अपने गृह कार्य के साथ साथ इन्होंने ये सब काम किया, दोनों कामों को अच्छे से देखा और अपना ये इस काव्य की रचना करी। इसके लिए इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इनने दोनों पहलुओं को अच्छे से निभाया और ये रात देर तक बैठ के इसका काम करती रहती थी। और जो इसके पब्लिशर है उनके साथ भी इनने बहुत मेहनत की और उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से काम किया और एक अच्छी पुस्तक के रूप में ये प्रस्तुत हुई है। तो उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि पब्लिशर ने बहुत अच्छा काम किया। पुस्तक बहुत अच्छी लग रही है हमको। आशा है कि आगे भी ये अपना साहित्य का काम करती रहेंगी और हम सब लोगों का सहयोग रहेगा परिवार की तरफ से। आप सबका और इनको बहुत बहुत बधाई और आप सबका धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा लेखिका की छोटी बहन सीमा सक्सेना जी को कि वो आए और इस किताब के लिए अपने विचार साझा करें। वो भी किसी कारण, तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाई हैं। मैं बुलाना चाहूँगा लेखिका के पुत्र अभिषेक श्रीवास्तव जी को। नमस्ते सभी को। और पहली बार मम्मी के जो कविताएं सुन रहा था और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें मम्मी ने जो प्रिपेयर करके बनाया है, ये हमारे को पता भी नहीं था और ये इतनी सारी रचनाएं मम्मी ने जो लिखी तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं वही आशा करता हूँ कि मम्मी ऐसे ही और अच्छी सी रचनाएं लिखें और जो भी
हम इस दौर से जो गुजर रहे हैं उस दौर में हम सबको ये शक्ति दे। बस यही आशा करता हूँ, सब स्वस्थ रहें। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा सोनम श्रीवास्तव जी को कि वो आए और अपने विचार साझा करें। नमस्ते आप सभी को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मम्मी की बुक लॉन्च में सबने इतना सपोर्ट किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, और मम्मी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत दिल से ये बुक लिखी है, तो बस आप सबका प्यार मुझको ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा खुशबू श्रीवास्तव जी को कि वो आए और अपने विचार साझा करें। मम्मी ने आज सबको भावुक कर दिया काफ़ी, बट मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नानी जी और बाबूजी बहुत खुश होंगे आपका ये काम देखकर और आपकी कविताएं देखकर। वो ज़रूर अपना आशीर्वाद हम सबको दे रहे होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा मम्मी। बहुत अच्छा लगा सारी कविताएं सुन के। मैं पहली बार ही सुना, मेरे पास बुक की कॉपी थी, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया कि आजकल थोड़ा सा काम को लेकर थोड़ा हेक्टिक हो गया, बट जितना पढ़ पाया मैं बहुत चीज़ें तो समझ ही नहीं पाया, फिर उसको समझने की कोशिश की। बहुत डीप मीनिंग चीज़ें थी, तो अच्छा लगा। अपनी मम्मी को भी भेजा मैंने कि आप भी पढ़ें, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। अभी तक तो मैं सुन रहा था सब कुछ, सबका वक्तव्य सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने को मिला है सब पढ़ के, और आगे बुक पूरी कंप्लीट करूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू खुशबू। विक्की, बहुत अच्छा लगा। आपने हास्य वाली कविताएं नहीं पढ़ी आज। कोरोना में शादी और समथिंग बहुत बहुत पसंद आया था मुझे, और आई थिंक आप सब पढ़ेंगे तो आपको भी कोरोना में शादी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बहुत ही क्रिएटिव टाइप का मम्मी ने एक कविता लिखी है, तो जरूर आपके हाथ किताब लगे तो जरूर पढ़िएगा। शुक्रिया सर और मैम। भाई साहब, भाभी कुछ बोलना चाहें तो अच्छा लगेगा मुझे सुनकर। मेरी भाभी भी यहाँ मौजूद है। नमस्कार, आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतना अच्छा काव्य संग्रह लिखा है कि मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा लिखती हैं। बहुत खुशी हुई। उसके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि इससे संबंधित हो ना हो, फिर भी कि मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, गीत गाने के लिए है जिंदगी, मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, गीत गाने के लिए है जिंदगी, सिर झुकाकर जो चले उनसे कहो, सिर उठाने के लिए है जिंदगी, सिर उठाने के लिए है जिंदगी। तो आपने वही कर दिखाया और मुझे बहुत खुशी है, और बहुत तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज हम लोगों का नाम आपने इतना अच्छा रोशन किया। और भगवान से प्रार्थना है कि आप आगे भी इसी तरह से करती रहें और अच्छी अच्छी कविताएं देती रहें और हम लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप में भी एक कवित्री छुपी है, उसको पहचानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। अवश्य आप सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं रही तो कुछ कर पाऊंगी, और आप सबसे भी अपेक्षा है कि कुछ इस तरह की प्रेरणा मिले। स्वागत है, तहे दिल से स्वागत। कमल जी अरोरा। बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमको बुलाया और इस पूरी आपकी इस आज की जो विमोचन यात्रा से हम जुड़े, और आपके बहुत सारे पहलुओं को आज हमने इसमें देखा, सुना, महसूस किया। वो भावनात्मक पहलू भी जो आप अभी मम्मी और डैडी के बारे के इसमें जो भावनाओं में बह गई थी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही एक और किताब अपनी लेके आएंगी। और ये जो आपने नाम दिया है ना, रेत पर तेरा नाम, ये खुद ही एक अद्भुत, मेरे को लगता है ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। ईश्वर आपको और भी कितनी ही कविताएं लिखने के लिए प्रेरित करे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारे आशीर्वाद। आप सभी को बता दूं, कमल जी बहुत अच्छी गजलकार हैं और इनकी कई पुस्तकें और शायरी वगैरह आ चुकी है। आपके मुंह से कुछ सुनना मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है और आशीर्वाद आपका मिला। धन्यवाद। मुझे लगता है आप ज्योति सिंह जी कुछ बोलना चाहती हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अभी तो साहित्यिक परिवार से मिले थे, लेकिन अभी आपके व्यक्तिगत परिवार भी मिल गए, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। अच्छा, बच्चा बहुत अच्छा है, आपके पूरा परिवार ही मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसे ही आप फले फूले बढ़े साहित्यिक में भी और पारिवारिक। शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। धन्यवाद। जागृति जी कुछ बोलना चाहती हैं?
सबको बहुत बहुत नमस्कार। और उषा आंटी, आपको बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। मैं बस इस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि मैं कब मेरे हाथ में वो आएगी और मैं पढ़ूंगी। एक्चुअली यहाँ BSNL का कुछ इशू चल रहा है, मैं जुड़ नहीं पाई पहले और सुन नहीं पाई, लेकिन आपकी जो भी रचनाएं हम भाषा साहित्य मंच पे मैं पढ़ती हूँ, आपकी कविताएं, कहानियां, आपके विचार, उससे वो सुन के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इतने प्यार से आप समझाते हैं, सुनाते हैं कहानियां और कविताएं। हमारी जो गोष्ठी होती है उसमें भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत 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 बधाई। धन्यवाद, अच्छा लगा। बस इतना बताइएगा कि कैसे उसको बुक को ऑर्डर करना है और मुझे जी ऑनलाइन जी अवेलेबल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट सभी पर। मैं भेजूंगी लिंक आपको बाद में। जी जी जी। माहेश्वरी जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। दिन चुना है रामनवमी का, बहुत बहुत बधाइयाँ। सब रेत पर नाम तेरा, शब्दों का अंबार देखा है मैंने, कुछ अलग तरह का काव्य देखा है मैंने, यह अलग महक देता है रिश्तों को तिरोहित करने वाला भाव देखा है मैंने। धन्यवाद। बहुत अच्छा रिश्तों को उकेरने वाला ऐसा काव्य। हम चाहेंगे कि इसकी ऑफलाइन कॉपी प्राप्त हो और मैं अभी से आदेश ये अपनी गुजारिश है मेरी कि 4-5 इसकी प्रतियां मुझे भेजें, जिससे मैं अपने मिलने वालों को दे सकूं। धन्यवाद। अवश्य अवश्य, आप जुड़े और आपने इस पे कुछ चर्चा की, बहुत बहुत आरती, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। आगे हम बढ़ सकते हैं अपने कार्यक्रम को लेके। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अब मैं खुशबू श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। खुशबू श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यिक, हस्ताक्षर, काव्य प्रेमी मित्रों, स्वजनों एवं परिजनों, आज आप सभी ने उपस्थित होकर रेत पर नाम तेरा काव्य संग्रह पुस्तक पर चर्चा कर हमें सम्मानित किया है। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर अपने विचार व्यक्त किए एवं उपस्थित होकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए सदैव आप सभी के आभारी रहेंगे। मीडिया से जुड़े लाभ शुभ समाचार पत्र एवं निर्दलीय समूह के प्रकाशक के हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन। मैं पुस्तक के प्रकाशक ट्रू ड्रीमस्टर को धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस काव्य संग्रह पुस्तक को अपेक्षा अनुसार समय पर प्रकाशित कर हमें खुशी प्रदान की है, क्योंकि किसी भी पुस्तक की सफलता केवल उसके सामग्री पर ही नहीं बल्कि उसके सुंदर आवरण एवं कागज छपाई की गुणवत्ता पर भी उतनी ही होती है। यही नहीं, इन्होंने पुस्तक विमोचन में भी हमारा पूरा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक हिमानीश जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस कार्यक्रम का संचालन किया है। आप सभी के सहयोग ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आज बहुत ही अच्छा लगा पूरे कार्यक्रम के दौरान। एक बार पुनः आप सभी की उपस्थिति एवं स्नेहाशीष के लिए श्रीवास्तव परिवार का असीम हार्दिक आभार। अंततः मैं अपनी माँ उषा श्रीवास्तव का अभिनंदन करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही हैं। माँ, अपने विचार इसी तरह प्रकट करते रहिए और अपने सुनहरा शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करिए। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद खुशबू। मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं पुनः एक बार सभी उपस्थित साहित्य, हस्ताक्षर, उपस्थित सुधीजन, उपस्थित परिजन, मित्र और सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरा उत्साहवर्धन किया है, मुझे शुभकामनाएं दी है। आशा करती हूँ कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरी उतरूंगी। बहुत बहुत आभार। मैं अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं निशब्द हो रही हूँ। बस भावों को समझिए मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अब क्योंकि यह कार्यक्रम अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, तो मुझे मशहूर शायर और गीतकार जनाब मजरूह सुल्तानपुरी साहब का एक शेर याद आता है, जिसे पढ़ के मैं भी आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। मजरूह सुल्तानपुरी साहब फरमाते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद। धन्यवाद। और आपको पुनः एक बार रामनवमी की असीम हार्दिक शुभकामनाएं और जुड़ने के लिए हार्दिक आभार। धन्यवाद।